जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में छत्तीसगढ़ की ऐसी शख्सियत है, मुझे लगता है कि उनसे बहुत पहले बात कर लेना चाहिए। हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास में अगर सबसे बड़ी बाधा या रोड़े की बात करेंगे अगर, तो यहाँ का नक्सलवाद या माओवाद है। सैन्य विज्ञान, आपने पीएचडी की है डॉक्टर वर्णिका शर्मा। पीएचडी का एक अलग फार्मूला उनके पास में है कि पीएचडी पेनिट्रेशन होल्ड एंड डेवलपमेंट, वो कहती हैं सबके जीवन में ये चीज़ होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है कि आप एक जो छत्तीसगढ़ इनिशिएटिव पीस स्टडी एंड रिसर्च फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं, और ये जो फाउंडेशन है ये न केवल देश में बल्कि विदेश के भी जो रिसर्चर स्कॉलर हैं वो यहाँ छत्तीसगढ़ में आते हैं, और यहाँ की जनजाति उनका विकास कैसे हो, कैसी बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि सहजता की बात करती हैं आप डॉक्टर साहब कि डॉक्टर शर्मा कि सहजता के साथ में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। और मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान का बड़ा साइकोलॉजी का बड़ा अध्ययन किया आपने कि सामान्य अवस्था में जो हम लोग रहते हैं और एक ऐसी स्थिति जनजाति जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स का भी है, वहाँ पे दबाव टेंशन है, माओवादियों का भी टेंशन है, उसके बीच में जनजाति रहती है, तो उनका मनोविज्ञान कैसे काम करता है और कैसे हम उनका मनोबल बढ़ाकर उनको बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। ये पीएचडी की आपने कहा दिल्ली से किया आपने, एक डेफिनेशन मुझे बताइए, क्या है डेफिनेशन इसकी? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। पीएचडी ये तो एक डिग्री थी, परंतु शोध करना मेरी मूल प्रवृत्ति थी। पीएचडी की उपाधि मुझे पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त हुई, परंतु पोस्ट डॉक्टरेट की फेलोशिप मुझे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च नई दिल्ली से प्राप्त हुई है। पीएचडी, जैसा कि अभी आपने बताया कि मेरी शुरू से धारणा रही है कि पीएचडी यदि संघर्षग्रस्त क्षेत्र में हम विकास चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस क्षेत्र के लिए 3 कदम आगे बढ़ा के पीएचडी करना होगा, यानी कि पेनिट्रेशन, होल्ड एंड डेवलपमेंट। तभी विकास के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ का वन संपदा और खनिज संपदा से भरा वो गुरुत्व से संपूर्ण क्षेत्र जो हमारी समृद्धि का गुरुत्व रखता है, वो उभर के इस समूचे विश्व के सामने आ पाएगा। कितने सालों से आप ये रिसर्च कर रही हैं स्पेस सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस पे, तो आपने किया है ये खास तौर से जो नक्सल क्षेत्र है उस पर आपका काम कितने साल हो गया होगा? हाँ, लगभग 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि इन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में बड़ी घटनाएं भी हुई, ताड़ मिंटला की भी देखी हम लोग ने, रानी बोदली भी देखा, और एक बार चरम पे भी अगर लगता था नक्सलवाद है करके। आज के हालात अगर 2019-2020 की बात करेंगे तो क्या लगता है कि किस स्वरूप में नक्सलवाद है अभी? देखिए, एक वो समय था जब नक्सल गतिविधियाँ या जो ये माओवादी गतिविधियाँ थी 2008 से लेकर के उसके उपरांत का काल देखते हैं तो अपने चरम पे था। इंसर्जेंसी होती है तो उसके अगेंस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी भी होती है, लेकिन एक समय चलते चलते जो ये युवाओं को अपने में टीम में भर्ती किया करते थे, 15 से 35 वर्ष के युवाओं को, अब कहीं ना कहीं जिन जिन स्थानों पे रोड पहुंची है, युवाओं में एक तर्क शक्ति जागृत हो रही है। जो वो नक्सली कहते थे कि भय बिना होए न प्रीति, तो अब हमको ये बताना पड़ेगा प्रीत न बारी उपजे प्रीत न हाट बिकाए। अर्थात भय के आधार पे आप किसी व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए अस्थायी तौर पे अपने समूह में सम्मिलित कर सकते हैं, परंतु जैसे ही उस भ्रम का जाल हटता जाता है, और भ्रम का जाल हटाने के लिए जागरूकता का होना, सुविधाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच का होना बहुत आवश्यक होगा। एक फार्मूला भी बनाया था आपने, ब्लैक डेट्स, क्या है ये? कहा जाता है कि 2 डॉट्स बहुत, एक ब्लैक डॉट जो होता है, मुझे मेरे किसी वरिष्ठ ने कहा था जो पुलिस विभाग में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कि वैसे तो हिंदू संस्कृति में कहा जाता है ब्लैक डॉट बहुत महत्वपूर्ण होता है एक छोटे बच्चे के जन्म से लेकर के, वैसे ही हमारे जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए भी 2 ब्लैक डॉट महत्वपूर्ण होंगे। एक होगा ब्लैक बोर्ड जो शिक्षा के जरिए जागरूकता फैलाएगा, और दूसरी है ब्लैक रोड जो विकास की आधारशिला रखेगा। एक आप बता रही थी कि जहाँ जहाँ रोड बनी हुई हैं वहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक जो है ये जो हिंसा से जो लोग हैं, हिंसा प्रेमी लोग हैं, वो पीछे होते जाते हैं। जी,
जहाँ जहाँ रोड जाती है जागरूकता उसके समानांतर पहुंचती जाती है। समस्त गतिविधियां या जो भी क्षेत्र की आवाजाही है, लोगों की आवाजाही बढ़ती जाती है। ये संदिग्ध गतिविधियां आप देखेंगे शहरी या मैदानी क्षेत्रों में भी देखेंगे, उन्हीं स्थानों में बलवती होती हैं जहाँ पे लोगों की या आम जन सहभागिता की कमी होती है। तो जब रोड का बनना तय हो जाता है तो बिजली, सड़कें और साथ साथ अन्य चीज़ें भी वहाँ पे, सड़कों के साथ साथ कहने का तात्पर्य कि वो भी पहुँचने लगती हैं। और जब इन चीज़ों की पहुँच होती है तो निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की विप्लवी शक्तियाँ कमजोर होती चली जाती हैं। और जब लोगों में जागरूकता आती है तो माओवादी उस क्षेत्र में रहने के लिए एक प्रकार का भ्रमजाल फैलाते हैं और सड़क के जाने के साथ साथ जागरूकता का टॉर्च लाइट भी पहुंचता जाता है, जो इस समस्या के लिए एक प्रकार का एंटीडोट होता है। सलवा जुलूम 2004 में शुरू हुआ था। क्या लगता है कि क्या कहेंगे उसके बारे में? आपने अध्ययन किया है। देखिए, ये तो अब एक बीती ताही थी और इस पे मैं केवल यही कहूँगी कि वो उस समय एक स्वस्फूर्त आंदोलन था, परंतु अब हमें वर्तमान के और भविष्य के प्रति सोचने की ज़रूरत है। हम सीधे विकास की बात ना करें। शांति और विकास के बीच में एक पुल होती है जिसे हम एक महीन रेखा भी कह सकते हैं, और वो रेखा होती है प्रबंधन की। आज उन क्षेत्रों में लगातार परिभ्रमण के दौरान मैंने महसूस किया कि वहाँ के तरुण या फिर युवा वर्ग बहुत ही अच्छे, बहुत ही उन्नत और बहुत सारी उनमें प्रतिभा मौजूद है। आवश्यकता है उनके समुचित प्रबंधन की, उनकी प्रतिभा के समुचित दोहन की। केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उनके अंदर नैसर्गिक रूप से जो प्रतिभा विद्यमान है, वो कई कई किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। तो क्या वो बच्चे मैराथन में शामिल होकर इस देश का नाम ऊंचा नहीं कर सकते? केवल आवश्यकता है पेंसिल की उस लीड को शार्पन करने की, और शार्पन करने को ही हम कहेंगे प्रबंधन। और प्रबंधन की ही श्रेणी में ये ब्लैक बोर्ड और ब्लैक रोड हमारे सबसे बड़े हथियार साबित होंगे। जो शिप है आपका, मतलब जो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडी एंड रिसर्च फाउंडेशन, किस तरीके से काम करता है ये? हम अभी समुचित प्रयास ये कर रहे हैं कि एक तरफ जहाँ पे हम उस जनजातीय क्षेत्र के कई क्षेत्रों को कई जोन में बांट के रिसर्च के आंकड़े एकत्रित करें, एनालिसिस करें और प्राप्त समाधान को सरल और सहज तरीके से उन क्षेत्रों में सेल्फ इनिशिएटेड, अपने स्वयं से एक इनिशिएटिव लेके युवाओं की एक फौज के माध्यम से उस क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार का एक जो ऊपर नीचे का स्थिति क्रिएट हो, ऐसा हम नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सभी समानांतर एक साथ विकास करें। बस इसी के लिए हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम उस क्षेत्र में रखना आरंभ कर रहे हैं। आपके पास में बता रहे थे कि बोस्टन और बाकी जगह से भी रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं। किस तरीके से वो जो है आना और जाना क्या इम्पैक्ट करेगा इसका? देखिए, अभी हम लोगों ने जनवरी में एक यात्रा की थी, बस्तर यात्रा। तो उस बस्तर यात्रा में बाहर से गुजरात से और विदेश से भी कुछ प्रबुद्ध छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे। तो जब वो बच्चे यहाँ आकर के जो कभी सोचते थे कि माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में जाना बहुत ही दुष्कर होगा या वहाँ जाने से गुरेज करते थे, आज जब वो उस क्षेत्र की खूबसूरती को करीब से जाके महसूस करके आते हैं, जनजातीय संस्कृति की महत्ता को समझ पाते हैं, तो निसंदेह वो आगे उस क्षेत्र में आके रिसर्च करेंगे और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे उस क्षेत्र के लिए विकास का एक जरिया साबित होगी। और कैसे लगता है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, जो प्रतिभा है या जो संस्कृति है या जो आर्ट है, उसको कैसे डेवलप कर पाएंगे? देखिए, जनजातीय क्षेत्र प्रतिभा से संपन्न अद्भुत क्षेत्र है। वहाँ की प्रतिभा इतनी नैसर्गिक है, जिस प्रकार वो क्षेत्र नैसर्गिक है, वहाँ के व्यक्तियों की मूल प्रवृत्ति नैसर्गिक है कि उनमें प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है। यदि उनमें कोई आर्ट है, उस आर्ट को यदि आज हम किसी प्रकार से वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ करके आज उसको सामान्य मैदानी क्षेत्रों में लाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि धीरे धीरे इसका प्रसारण इतना उत्तम होगा कि समूचे विश्व में बस्तर की जो जनजातीय संस्कृति है वो लोहा मनवा सकती है। अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन का आपको सहयोग बराबर मिलता है? जी, इन सभी इतने रिसर्च के दौरान में
छत्तीसगढ़ वाकई मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं इस धरा की पुत्री हूँ। सदैव से यहाँ सभी का समुचित समर्थन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उद्देश्य सदैव से नेक और निस्वार्थ रहा है। अतः यही चाहूँगी कि भविष्य के दिनों में कहीं ना कहीं हमारी और उनकी फ्रिक्वेंसी जो मैच नहीं हो रही है, तो योजनाएं भी समुचित रूप से वहाँ पे पहुँच नहीं पाती हैं। जरूरी है एक जंक्शन पॉइंट तैयार होए कि जहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी जो है आपस में समेकित हो जाए और हम एक दूसरे को एकात्म करते हुए आगे बढ़ जाएं। सहजता पे भी आपने काम किया, तो मानव अभी जो रह रहे हैं लोग, मैदानी क्षेत्र के लोग, बीसाक्लॉजी में आपने काम किया, कैसे बेहतर जीवन जी सकते हैं लोग? मैदानी क्षेत्रों में भी मैं केवल एक ही बात कहूँगी कि स्वीकार्यता, परिस्थितियों के प्रति स्वीकार्यता देने की बहुत अधिक कोशिश करें। तो उससे क्या होगा कि आप नकारात्मकता की ओर अग्रसर ना होंगे। जो है उसे स्वीकार्यता दीजिए और सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों के प्रति विवेकपूर्ण निर्णय लेने की पूरी कोशिश करें। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बजाय भले ही टाइम लगे, पर गूढ़ तत्व इंफॉर्मेशन के को स्विच कीजिए। बहुत अच्छी बात है कि आपने जितनी सहजता के साथ में मानव को एक जीवन जीने की कला आप सिखा रही हैं और एक बड़ा कठिन भी काम कर रही हैं। आपने समय दिया सिटी स्टार न्यूज़ के लिए, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी हैं, उनका धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।